जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 42 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 25 अक्टूबर 2018 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है, यह बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। तो बंदूक से निकली गोली, बंदूक से गोली निकलेगी, वो भी स्पीड के अंदर होगी भी, ठीक है, उसमें भी क्या होगी, स्पीड होगी। तो इसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकलने वाली जो गोली है उसमें भी स्पीड होगी, गतिज ऊर्जा है। और तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन। अब तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन है, वो अपना कार्य कब कैसे करेगा, तो वो तीव्र गति से स्पीड में चलेगा तभी वो अपना कार्य करेगा भी। तो इसमें भी क्या है, एक प्रकार से गतिज ऊर्जा है भी, इसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। और एक साधारण पेंडुलम की गति, यानी कोई घड़ी है उसके अंदर जो पेंडुलम की गति है वो भी एक प्रकार से गतिज ऊर्जा है, क्योंकि पेंडुलम है वो इस प्रकार से एक गति, ये घड़ी होती है, इसके अंदर एक पेंडुलम लगा होता है, ठीक है। अब ये क्या है, पहले इधर जाएगा उसके बाद में इधर जाएगा, तो इस प्रकार से ये क्या है, गति करता रहता है, यहां से और यहां तक इनके बीच में एक गति करता रहता है। तो उसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है भी, इसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो यहां पे भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो तीनों कंडीशन के अंदर गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। m यहाँ पे द्रव्यमान है, v यहाँ पे क्या है, वेग है भी। और याद रखना गतिज ऊर्जा है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा क्या होती है भी, हमेशा धनात्मक होती है भी। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ये चीज ध्यान में रखना। तो इसके अंतर्गत तीनों के तीनों हो जाएंगे भी, तीनों ए, बी और सी तीनों के अंतर्गत क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी कौन से समूह में शामिल तत्व गंधहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है। अब ये बताना है। हेलोजन समूह है वो 17 नंबर ग्रुप है भी, हेलोजन समूह है वो 17 नंबर ग्रुप है, जिसे हेलो फैमिली बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत है वो फिर कल 12 यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब ये क्या है, ये आपके रंगहीन नहीं है भी, ये क्या है, आपके रंगहीन नहीं है, इसमें रंग है भी, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में भू क्षारीय धातु समूह है, ये आपका सेकंड ग्रुप आ गया भी। ये आपका क्या है, भू का मतलब होता है धरती, तो ये आपके पास में कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो सेकंड ग्रुप के अंतर्गत है वो धातु आ जाती है भी, गैस से नहीं आती। जैसे अपन बोले तो ये आपके पास है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये आपके पास में क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम, और उसके बाद में ये आ जाएगा बेरियम और रेडियम, और रेडियम। ये आपके पास में क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये सेकंड ग्रुप में आता है। तो इसमें क्या है, एक प्रकार से ये भी रंगहीन नहीं होते भी, ये रंगहीन नहीं होते और इसने गैस पूछा है भी, तो ये गैस भी नहीं है भी, ये आपकी गैस भी नहीं है, तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता।
उसके बाद में क्षारीय धातु समूह है, तो क्षारीय धातु समूह है वो आपका फर्स्ट ग्रुप है। अभी वो आपका कौन सा समूह है? फर्स्ट ग्रुप है। तो यहां से आपके पास में फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत है वो हीलियम हाइड्रोजन आ जाएगा। अभी पहले के अंदर है वो हाइड्रोजन, ठीक है, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, ली नाने की रब से फरियाद, तो ये हो जाएगा आपके पास है ली नाने की रब से फरियाद, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसके अंतर्गत भी क्या है? रंगहीन नहीं है। भी इसके अंतर्गत भी रंगहीन तत्व नहीं है। तो आपके पास में शून्य समूह है जो कि आपका 18 नंबर ग्रुप है, जो कि आपका 18 नंबर ग्रुप है। और इसके अंतर्गत क्या है? ये एक प्रकार से निष्क्रिय गैसें भी, ये एक निष्क्रिय गैसें हैं जो कोई इनएक्टिव गैसेज बोल सकते हैं। इसमें सारी की सारी गैसें आती है भी, ठीक है। और इसे शून्य समूह भी बोला जाता है 18 नंबर ग्रुप को। और 18 नंबर ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो वो हो जाएगा हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे, हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे, सब जीवित, और ये हो जाएगा आपके पास में सब जीवित रहे, हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे। और आगे आ जाएगा आपके पास ओगनसन। तो ये 7 तत्व है वो किस में आते हैं? 18 नंबर ग्रुप में आते हुए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन और आपके पास में ओगनसन, ठीक है। तो इसी को ये क्या होते हैं? आपके निष्क्रिय होते हैं। और यही आप रंगहीन, स्वादहीन, इसमें कोई भी रंग नहीं होता भी, और इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता, और इसमें कोई भी गंध नहीं होती भी, ठीक है। अब ये चीजें जिसमें भी पाई जाती है वो शून्य समूह में नहीं आएगा भी, वो एक प्रकार से निष्क्रिय नहीं हो सकता भी। जिसमें रंग हो, जिसमें स्वाद हो, जिसमें गंध हो, तो वो आपका निष्क्रिय कभी नहीं हो सकता भी। अगर कोई तत्व निष्क्रिय है तो इसका मतलब ये है भी वो रंगहीन है, यानी उसमें कोई रंग नहीं है, वो स्वादहीन है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, वो गंधहीन है, उसमें कोई गंध नहीं है भी, इसीलिए वो निष्क्रिय माना जाता है भी। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं आते। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे के अंदर पत्ते नहीं होते, या फिर जड़ें नहीं होती, तना नहीं होता, या फिर पुशअप नहीं होता। भी देखियो, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने यहां पे भ्रूण के आधार पर, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने भ्रूण के आधार पर वर्गीकरण किया भी, एक तो जिसमें भ्रूण पाया जाता है और एक जिसमें भ्रूण नहीं पाया जाता, ठीक है। अब उसके आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया। तो एक आपके पास में आ गया थैलोफाइटा जिसके अंदर भ्रूण एब्सेंट है, भी भ्रूण नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा है वो आपके पास में एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है, समझते जाना, एम्ब्रियोफाइटा। फिर क्या है? थैलोफाइटा में भ्रूण नहीं है, एम्ब्रियोफाइटा के अंदर वो भ्रूण है भी। फिर हमने एम्ब्रियोफाइटा को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया भी, एम्ब्रियोफाइटा को 2 पार्टों के अंदर है, 2 भागों के अंदर वो डिवाइड कर दिया। कौन सा? जिसके अंदर एक प्रकार से सवहन उत्तक नहीं मिलता, सवहन उत्तक एब्सेंट, और सवहन उत्तक प्रेजेंट, जिसके अंदर सवहन उत्तक पाया जाता है। जिसमें सवहन उत्तक नहीं मिलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा, उसे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रख दिया भी, ठीक है। और जिसमें सवहन उत्तक पाया जाता है वो आपका ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत आ गया भी, ये ट्रेकियोफाइटा। और ट्रेकियोफाइटा फिर आगे जाकर के 2 पार्टों में डिवाइड हो गया भी, ट्रेकियोफाइटा है फिर आगे जाकर के 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। कौन सा? ये आपका पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप। ये हो जाएगा आपके पास में अपुष्पी पादप, ठीक है। और ये हो गया पुष्पी पादप। अब पुष्पी पादप को हमने किस में रख दिया? फेनरोगैम में। इसको फेनरोगैम्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको फेनरोगैम्स में रख दिया। और अपुष्पी पादप को हमने किस में रख दिया? टेरिडोफाइटा, इसको हमने टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रख दिया भी, ठीक है, टेरिडोफाइटा। चीजें समझ में आई? ये सारा का सारा सीक्वेंस है। उसके बाद में हमने क्या है? फिर पुष्पी पादप को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया भी।
पुष्पी पादप है उसको फिर हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक आवर्त बीजी, एक आपका अनावर्त बीजी। आगे अब क्वेश्चन है वो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है भी टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होता। तो यहां पे आपने अपुष्पी पादप का मतलब होता है जिसके अंदर पुष्प नहीं बनते हैं, और पुष्पी पादप जिसके अंदर पुष्प बनते हैं। तो पुष्प बनते हैं तो वो तो आपका फेंड्रोगेम के अंदर चला गया, और अपुष्पी पादप जिसके अंतर्गत है वो पुष्प नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब टेरिडोफाइटा के अंतर्गत है वो पुष्प नहीं बनेंगे भी। टेरिडोफाइटा वर्ग का जो पौधा होगा उसमें पत्ते मिलेंगे आपको, जड़ें भी मिलेगी और तना भी मिलेगा भी, ठीक है। और याद रखना ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत है वो जड़ें, पत्ते, एक प्रकार से पत्ते, जड़ें और तना नहीं होता भी, ठीक है। और एक प्रकार से मूलावास पाया जाता है भी, जड़ रूपी मूलावास पाया जाता है, जड़ें नहीं होती, पूर्ण विकसित नहीं होती, वहां पे मूलावास पाया जाता है किसमें, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। थैलोफाइटा है, इसमें न तो पत्ते होते हैं, न जड़ें होती है, न तना होता है, एक प्रकार से थैलस होता है भी, एक प्रकार से ये थैलस के रूप में होता है, इसमें जड़ें, तने और पत्ता में विभेद नहीं कर सकते भी। और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत भी क्या है, जड़ें, तने और पत्ता के रूप में, जड़, तना और पत्ते के रूप में इसको विभेद नहीं करते, लेकिन जड़ जैसी संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं ब्रायोफाइटा में मूलावास बोलते हैं भी। तो इसमें क्या पाया जाता है, मूलावास पाया जाता है। और याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है भी पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो वो आप ब्रायोफाइटा को बोलते हो, ठीक है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पुष्प नहीं मिलेगा भी आपको। और टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल याद रखना भी 2018 के अंदर तो बहुत पूछे गए हैं, याद रखना। एक ट्रिक है मेरे पास में, ट्रिक ये है भी मासी सिले एक सीट तेरी, ये एक ट्रिक है। मासी से हो जाएगा मार्सिलिया, ठीक है। और सिले से बन जाएगा सिलेजिनेला, और इक से बन जाएगा, इक सीट से बन जाएगा इक्वीसिटम, ठीक है। और टेरी से बन जाएगा टेरिडियम। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भी, आपको एग्जांपल दे देगा, जैसे मार्सिलिया दे दिया या फिर सिलेजिनेला दे दिया, निम्नलिखित में से किसका एग्जांपल है। तो वहां पे अगर आपको याद है भी ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है तो आप टेरिडोफाइटा करके आओगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं भी टेरिडोफाइटा है वो प्रथम सवन पादप है भी, एक प्रकार से प्रथम सवन पादप है, और एक प्रकार से दूसरा ये प्रथम स्थलीय पादप भी अभी, प्रथम सफल स्थलीय पादप है। क्योंकि प्रथम स्थलीय पादप तो कौन सा है, ब्रायोफाइटा है, लेकिन ब्रायोफाइटा है वो एक प्रकार से ये एक प्रकार से ब्रायोफाइटा है वो कामयाब नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसको निषेचन के लिए क्या है, जल की आवश्यकता होती थी, ठीक है। और प्रथम सघन स्थलीय पादप भी कौन सा है, तो वो आपका टेरिडोफाइटा है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से सवन उत्तक पाए जाते हैं भी। टेरिडोफाइटा के अंदर सवन उत्तक पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर वो सवन उत्तक नहीं पाए जाते भी। टेरिडोफाइटा प्रथम सफल स्थलीय पादप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में और प्रथम सवनीय पादप भी हो जाएगा भी, जिसके अंतर्गत है वो एक प्रकार से सवन उत्तक पाए जाते हैं। और प्रथम वह पादप जिसमें जड़, पत्ते और तनों के रूप में है, वो अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में टेरिडोफाइटा को वानस्पतिक सर्प भी बोला जाता है, इसे टेरिडोफाइटा को वानस्पतिक सर्प भी कहा जाता है, वानस्पतिक सर्प बोल रहा हूं मैं। आगे देखो भी, इसमें औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, ये आपको बताना है। देखो भी, आपको पता है भी शक्ति बराबर क्या होता है, पावर, शक्ति बराबर होता है, आप बोलोगे सर कार्य बटा समय, ये होता है। और औसत निकालना है आपको, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो औसत शक्ति बराबर क्या होता है, औसत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटा उस कुल कार्य को करने में कुल समय, ये आपके पास एवरेज होता है। अब ये तो आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो आप कुल कार्य को करने के लिए क्या करते हो, वे कार्य को करने के लिए करते क्या हो, ऊर्जा का प्रयोग करते हो। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी औसत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, औसत शक्ति बराबर है वो आपने कितनी ऊर्जा खपत की है, एक प्रकार से कुल
ऊर्जा और इस ऊर्जा को खपत करने में कितना आपको समय लगा है, तो क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा भी। तो ये आपके पास में बन जाएगा भी कुल ऊर्जा बटे कुल समय, तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, तो आपका पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, ये आपको बताना है। देखो भी, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुकताओं की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही बात है भी। संतुलित रासायनिक समीकरण होगी वो द्रव्यमान संरक्षण का पालन करेगी भी। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो यही बोलते हैं भी जब अभिक्रिया होने से पहले जितना द्रव्यमान था और अभिक्रिया होने के बाद में जितना द्रव्यमान है वो दोनों इक्वल होने चाहिए भी, तभी है वो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित होती है। तो इसने यही बोला भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो समान होती है, ये बात बिल्कुल सही है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो असमान होती है, तो वो असंतुलित होती है। परमाणुओं की संख्या अगर असमान है अभिकारकों और उत्पादों में तो वो असंतुलित मानी जाएगी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों सही है भी, इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, ठीक है, दोनों सही कर लेना। इसके अंदर आपको ओनली फॉर ए दे रखा है, ए इसने बोला भी केवल ए असत्य है, तो सत्य नहीं है, ये गलत बात है। दोनों के दोनों क्या है, सत्य भी, दोनों के दोनों सत्य है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, डाल्टन का जो सिद्धांत है वो आधारित है। अब यहां से अपन बात करते हैं, ऑप्शन देख लो भी, ये आपके पास में ऑप्शन है रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। यहां से आप जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ रहे हैं भी, ये बात है वो जॉन डाल्टन की हो रही है यहां पे, ठीक है। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था भी, परमाणु थ्योरी दी, परमाणु सिद्धांत दिया, ठीक है। परमाणु सिद्धांत कब दिया, 1808 में, 1808 में दिया था परमाणु सिद्धांत। और परमाणु सिद्धांत वो किस पर आधारित है, तो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है भी, रासायनिक संयोजन के नियम के ऊपर आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। और रासायनिक संयोजन के नियम के ऊपर है वो आपके पास में, रासायनिक संयोजन के नियम में कौन कौन आते हैं, तो आपका नियत अनुपात का नियम भी आता है, ठीक है, और आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आता है। जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो किसके ऊपर आधारित था, तो नियत अनुपात के नियम। नियत अनुपात का मतलब होता है भी एक प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं भी, एक नियत अनुपात एक निश्चित अनुपात, नियत अनुपात का मतलब हो गया भी निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। जिस प्रकार से यहां पे मैं बात करूं भी H2O जल है, जल के अंदर जो परमाणुओं की संख्या है और द्रव्यमान संख्या है, जल के अंदर परमाणुओं की संख्या है 2:1। यहां पे आपके पास में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। अब आप जल को किसी भी विधि से बना लो, जल को बनाने के लिए अलग अलग विधियां होती है भी। अब उस जल को आप किसी भी विधि से बना लो, जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की जो संख्या का जो अनुपात है वो 2:1 ही रहेगा भी, ठीक है। वो आपका क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम होता है भी। अगर यहां पे अनुपात गड़बड़ाया तो इसका मतलब वो पानी नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है भी एक प्रकार से पहले जो जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान लास्ट में रहेगा भी, पहले जितना द्रव्यमान आपके पास में था उतना ही द्रव्यमान लास्ट में रहेगा। द्रव्यमान को आप है वो एक प्रकार से नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में है वो उसको चेंज कर सकते हैं भी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इन तीनों नियमों के ऊपर है वो ये कार्य करता है भी। आपका रासायनिक संयोजन के नियम पर भी कार्य करता है, नियत अनुपात के नियम पर भी कार्य करता है, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर भी कार्य करता है। ये 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बोलती है, मैं नहीं बोलता, क्योंकि रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत कौन आता है, आपका नियत अनुपात का नियम आता है और एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है, ठीक है। नियत अनुपात का नियम यानी निश्चित अनुपात का नियम है वो प्राउस्ट ने दिया था भी, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लिवोसियर ने दिया था भी। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है वो आपका डाल्टन का नियम नहीं है, तो ये बात सही है भी। यहां पे
ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित डाल्टन का सिद्धांत नहीं है। ये 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा भी। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? तो यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल, आपको पता है भी गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी ओर खींचता है भी। जैसे कोई वस्तु है वो आपने ऊपर की ओर फेंकी, कुछ देर वो ऊपर की ओर जाएगी, उसके बाद में वापस नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है भी, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो वस्तु का भार कम हो जाता है। जैसे पृथ्वी पे वस्तु का, पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार है वो एक प्रकार से ज्यादा होता है, और उसी वस्तु को आप चंद्रमा पे लेके चले जाओ तो वहां पे उसका भार कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम है भी। तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को क्या है, खींचने का कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल ये होता है जिस प्रकार से एक सेंटर है, जिस प्रकार से एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर ये सेंटर है, तो बाहर की ओर लगने वाला जो बल है वो आपका अपकेंद्रीय बल होता है। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोते हैं, तो वॉशिंग मशीन जैसे गोल घूमते हैं तो उसमें कपड़े बाहर की ओर जाते हैं भी। कपड़े है वो एक प्रकार से उसकी गति है वो बाहर की ओर जाती है भी, सेंटर की ओर नहीं, बीच में नहीं होते भी, वो बाहर की तरफ है वो बल लगाते हैं। उसके बाद में जो दूध मथने वाली जो मदानी होती है, एक प्रकार से मशीन होती है, वो भी क्या है, जैसे दूध मथेगी ना तो उसमें जो एक प्रकार से घी होगा जिसे चूंटिया बोलते हैं, वो क्या है भी, जैसे कोई बर्तन होता है जिसके अंदर दूध मथा जाता है तो वो उस बर्तन के किनारों पर लग जाएगा भी। क्यों? क्योंकि जो दूध है एक प्रकार से उस मशीन ने उस दूध को क्या है किनारे पे लाके छोड़ दिया भी, सेंटर में नहीं लेके आया वो। तो वो कौन सा है? तो वो आपका अपकेंद्रीय बल है, वो बाहर की ओर लगता है भी। ठीक है। अभिकेंद्रीय बल आप जानते हैं सेंटर की तरफ लगने वाला जो बल है वो आपका अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। जैसे कोई एक सेंटर की एक सर्कल के रूप में टर्न लेती हुई एक प्रकार से गाड़ी है, कोई गाड़ी है वो सेंटर की एक प्रकार से वर्तीय गति में घूम रही है, तो वो गाड़ी सेंटर की ओर, उस पे जो बल लग रहा है वो सेंटर की ओर बल लग रहा है, यानी अभिकेंद्रीय बल लग रहा है भी। ठीक है ना। तो गाड़ी है वो सेंटर की ओर है, वो एक प्रकार से उन्मुख होती है, तो गाड़ी जो सर्कल के रूप में चल रही है वो उस पे अभिकेंद्रीय बल लगता है भी। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? विद्युत के द्वारा जो उत्पन्न बल है उससे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न बल है उसे विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, सल्फर की परमाणुकता क्या है? मैंने कल वाली क्लास के अंदर भी ये बताया था, भी एक्स्ट्रा के अंदर ज्ञान बांट के गया था मैं आपके लिए। तो यहां पे त्रिपरमाणुक कौन होता है? तो आपका ओजोन त्रिपरमाणुक है। इसका मतलब क्या है भी, ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है भी। द्विप परमाणु कौन है? तो आपका हाइड्रोजन है वो द्विप परमाणुक है, ऑक्सीजन है वो भी आपका द्विप परमाणुक है। द्विप परमाणुक का मतलब हो गया भी ऑक्सीजन है वो 2 परमाणुओं से बना हुआ है। ऑक्सीजन क्या है? 2 परमाणुओं से। हाइड्रोजन है वो 2 परमाणुओं से एक अणु बनता है। एक परमाणु कौन होता है? तो ये आपका हीलियम है वो एक परमाणुक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑक्सीजन का भी पूछा गया है, हाइड्रोजन का भी पूछा गया है, हीलियम का भी पूछा गया है, और यहाँ पे ओजोन का भी पूछा गया है। और बहुपरमाणुक आपका हो जाएगा बहुत सारे परमाणु, जो कि आपका सल्फर होता है S8। ठीक है। और चतुष्परमाणुक भी पूछा गया है जो कि आपका P4 यानी फास्फोरस होता है। P4 है वो फास्फोरस है, वो चतुष्परमाणुक होता है। चीजें समझ में आ गई? यानी यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस का एक अणु है वो फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहां पे 4 परमाणु होते हैं, इसमें 3 परमाणु है, इसमें 8 है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा है, तो ये बहुपरमाणुक बोल गया। और इसमें 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहां पे द्विपरमाणुक हो जाएगा। हीलियम का 1 ही है तो एकल परमाणुक हो जाएगा, भी एक परमाणु से मिलकर बना है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम क्या है? शुष्क बर्फ है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम है वो शुष्क बर्फ है। यहां पे ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है भी। ये आपका CaCl2 ये कैल्शियम क्लोराइड है। CO ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है भी। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। ये आपका क्या है? संगमरमर जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा भी। ये कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है? शुष्क बर्फ ड्राई आइस,
ठोस CO2 को बोला जाता है। ठोस CO2 को अपन क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोला जाता है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अब ये जो शुष्क बर्फ है ये क्या करती है, ये ठोस से सीधे गैस में बदलने का कार्य करते हुए ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उद्रवपातन बोलते हैं भी। उद्रवपातन कहा जाता है। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, उद्रवपातन कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है भी। ये चीजें ध्यान में रखना। तो ठोस CO2 है, उसके बाद में NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है जिसे नौसाद्र बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है भी। तो नौसाद्र अमोनियम क्लोराइड है जो कि नौसाद्र है, इसमें से अपन अमोनिया और क्लोराइड किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो वो उद्रवपातन विधि से अलग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है। समुद्री जल है, इसके अंतर्गत है वो ध्वनि की गति कितनी होती है। तो यहां से सबसे ज्यादा भी ध्वनि है वो एक प्रकार से क्या है, यांत्रिक तरंग है। और ये क्या है, यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग को अपन क्या बोल सकते हैं, यांत्रिक तरंग को ही अपन क्या बोलते हैं, इसे ही अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। और यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती है जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। दूसरी बात अपन बात करते हैं, यहां पे भी ध्वनि की चाल है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो। और उसके बाद में द्रव में कम, और गैस में सबसे कम है वो निर्वात के अंदर तो फिर होती ही नहीं है, निर्वात के अंदर तो शून्य होती है। अब सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भी, एल्यूमिनियम, Al से एल्यूमिनियम लिख दूं मैं। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल वो सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 64-20 मीटर प्रति सेकंड होती है भी। उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद में आता है आपका निकल के अंदर वो ध्वनि की चाल है वो 60-40 होती है भी, 60-40 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में स्टील के अंदर है वो ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ये होती है आपके पास में 59-60 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में लोहे के अंदर है वो ध्वनि की चाल है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कितनी होती है, 59-50 होती है, 59-50 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम आ गया, निकल आ गया, स्टील आ गया, लोहा आ गया, और उसके बाद में बच गया पित्तल के अंदर है वो ध्वनि की चाल है वो 4700 होती है। कितनी होगी, 4700 हो जाएगी। और उसके बाद में है वो आपके पास में पित्तल के बाद में आ जाता है आपका, बच गया एक, ये आ जाएगा आपके पास में। इसके बाद में कांच आ जाता है आपका, फिलंट कांच। इसके अंतर्गत है वो लगभग 3980 होता है, ध्वनि की चाल है वो 3980 होती है। उसके बाद में ये तो आपके पास में क्या था, भी ठोस था। अब द्रव की अगर मैं बात करूं तो द्रव में सबसे ज्यादा, द्रव की अगर मैं बात करूं तो द्रव के अंदर है वो सबसे ज्यादा है वो ध्वनि की चाल समुद्री जल में होती है भी। कितनी होती है, 1531 मीटर पर सेकंड होती है। 1531 मीटर पर सेकंड है वो ध्वनि की चाल होती है। अगर मैं बात करूं आसुत जल के अंदर है वो ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में है वो पहले समुद्री जल में सबसे ज्यादा होती है, फिर आसुत जल हो जाएगा भी, और उसके बाद में इथेनॉल है, मीथेनॉल है, इसमें हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं गैस की बात करूं, गैस के अंदर है वो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के अंदर है वो गैस की चाल है, वायु की ध्वनि की चाल है वो सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रोजन में कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपके पास है 1284 होती है। उसके बाद में हीलियम, में ध्वनि की चाल है वो होती है 965 होती है भी, ठीक है। और निर्वात में सबसे कम होती है। और वायु के अंदर अगर मैं बात करूं, वायु में कितनी होती है, तो 346 होती है भी, 346 मीटर प्रति सेकंड होती है।
और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर है वो 316 होती है, ऑक्सीजन में है वो 316 होती है। तो ये चीजें हैं वो सारणी याद कर लो, 9th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है सारणी, ठीक है। और या फिर आप है वो फिजिक्स के नोट्स मेरे वाले अगर आपने डाउनलोड कर रखे हैं तो उसके अंदर है वो बना रखी है भी सारणी, उसको ध्यान में रख लो आप। आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट, इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समुद्री जल के अंदर सबसे ज्यादा होती है लिक्विड के अंदर, ठीक है। लिक्विड में सबसे ज्यादा है वो समुद्री जल में होती है, उसके बाद में आसुत जल में होती है 1498। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें क्या बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। स्टेटमेंट आपको दे रखा है। पहला स्टेटमेंट है भी जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किसी भी स्थिति में उसकी गति चाहे वह ऊपर की ओर जा रहा हो या नीचे की ओर आ रहा हो, एक समान गति होती है भी। यह बात कुछ हद तक आंशिक रूप से बोल सकते हैं, कुछ हद तक सही है भी, कुछ हद तक सही है, लेकिन यहां पे जो ऊंचाई है, यहां पे जो ऊंचाई है वो फिक्स होनी चाहिए भी। ऊंचाई एक क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए भी। एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर है वो ध्वनि, निश्चित ऊंचाई पे है वो वस्तु की जो चाल है, एक प्रकार से गति है वो निश्चित ऊंचाई पे क्या होती है, जाने में और आने में क्या होती है, समान होती है। जाने और आने के अंदर है वो क्या होती है, समान होती है भी। एक निश्चित ऊंचाई होनी चाहिए। किसी भी वस्तु का भार है वो शून्य नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg। m द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता भी, द्रव्यमान है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होगा, कोई भी आप वस्तु लेके आ जाओ उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा भी, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण कभी भी जीरो होता ही नहीं है भी, गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कभी भी जीरो होता ही नहीं है। तो इसीलिए आपका जो W का मान है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यानी वो आपका जो भार है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान तो कभी शून्य हो ही नहीं सकता भी। और गुरुत्वीय त्वरण है वो कम हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, धातु का क्षय नहीं होता। कौन सी धातु है जिसका क्षय नहीं होता भी? तो देखो भी एक तो है Au सोना, एक है Ag सिल्वर और एक आपके पास में Pt प्लेटिनम है। ये क्या है, ये एक प्रकार से आपकी क्या है, ये आपकी मुक्त रूप से पाई जाती है। ये मुक्त रूप से पाई जाने वाली धातु है, पाई जाने वाली धातु हो जाएगी भी। यानी ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती भी, ये एक प्रकार से निष्क्रिय होती है, बिना क्रिया के। धातु का क्षय नहीं होता। अब सोना है, सिल्वर है, जो आपकी चांदी है और प्लेटिनम है, ये किसी के साथ क्रिया कर ही नहीं सकती। अगर किसी के साथ क्रिया नहीं करती है तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगी, इसका क्षय बहुत ही कम होगा भी, इसका क्षय है वो बहुत ही कम होगा। जैसे लोहा है, जैसे लोहे की मैं बात करूं तो लोहा है वो एक प्रकार से क्रियाशील है भी। ये क्या है, ऑक्सीजन अगर इसके संपर्क में आती है और जैसे कोई जल इसके संपर्क में आता है तो ये क्या है, उससे क्रिया कर लेता है भी, ठीक है। ये एक प्रकार से क्रियाशील धातु है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में और जल के साथ में क्रिया कर लेगा तो इसके ऊपर जंग लग जाएगा भी, ठीक है। क्षय होना एक प्रकार से जंग लगना, बात तो एक ही है, क्षय होना जंग लगना, ये बोल रहा है भी ये। तो मैग्नीशियम है, लोहा है, कैल्शियम है, ये क्या है आपकी क्रियाशील धातुएं भी। तो इनमें क्या है, एक प्रकार से इसका संक्षारण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने वातावरण के अंदर वो ऑक्सीजन और नमी है, तो जिससे वो क्रिया करेगी और क्या कर लेगी, एक प्रकार से इसका क्षय होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होनी शुरू हो जाएगी ये। लेकिन प्लेटिनम है वो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ये एक प्रकार से मुक्त अवस्था में मिलती है, ये किसी के साथ में क्रिया नहीं करती भी। तो इसीलिए आपका जो सोना है, चांदी है और आपकी जो प्लेटिनम है वो क्या है, एक प्रकार से कम, यानी धातु का, इन धातुओं का क्षय नहीं होता है भी, संक्षारण नहीं होता है। एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। हमने टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी नोट्स की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी यूट्यूब पे
जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी और ये ऑफर आपको मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत है वो आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो ये टारगेट हब एप्लीकेशन का अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। चलिए क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे नंबर दे देता हूं भी, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 9887693449। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, ज्यादा जानकारी के लिए आप यहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखो भी अगला क्वेश्चन अपना, आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 2, 8, 6 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व रखा गया है। आपको पता है पहली बात तो ये भी पहले कक्षा के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा के अंदर कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी कक्षा के अंदर है वो कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने नए तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और नए ही इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतनी ही आपकी प्रोटॉनों की संख्या होगी और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। प्रोटॉनों की संख्या है वो बराबर है परमाणु क्रमांक के। तो यहां से 2 और 8 10, 10 और 8 16, तो इसका मतलब इसमें क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसमें 16 प्रोटॉन भी है भी और इसका 16 परमाणु क्रमांक भी है। तो यहां पे आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में 2, 8, 16 2, 8, 6 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व रखा गया है। कौन से समूह के अंतर्गत रखा गया ये आपको बताना है। तो परमाणु क्रमांक 16 आया है, इसका परमाणु क्रमांक है वो इसका 16 आया है, कौन से में रखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो भी 16 पे क्या आता है, 16 के ऊपर है वो क्या आता है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर आता है तो ये 16 नंबर ग्रुप में आ जाएगा भी, 16 नंबर ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड स्टाइल से टिप्पो ये होता है। तो ऑक्सीजन है, उसके बाद में सल्फर है, सेलोनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। तो ये देखो भी 16 नंबर ग्रुप के अंतर्गत है वो आपका सल्फर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या? आगे चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है। यह क्वेश्चन है वो 2022 के अंदर भी पूछा गया है, भी बहुत बार पूछा गया 2022 के अंतर्गत। देखो भी जो आप बल्ब का फिलामेंट बना रहे हैं तो उस बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस प्रकार का मटेरियल लेंगे, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए आपके पास में क्या है, उच्च प्रतिरोधकता वाली धातु लेंगे भी, उच्च प्रतिरोधकता वाली धातु लेंगे, ठीक है। उसके बाद में है वो उसका उच्च गलनांक वाली, दूसरा है वो उच्च गलनांक वाली धातु लेंगे, जिसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए और जिसका गलनांक भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ऐसी आप धातु लेंगे क्या बनाने के लिए, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। तो यहां पे कॉपर है वो नहीं है भी, उच्च प्रतिरोधकता नहीं है इसकी, उच्च गलनांक नहीं है भी। क्रोमियम का हो सकता है, क्रोमियम का है वो होता है, लेकिन क्रोमियम का यूज आप बल्ब के फिलामेंट में नहीं कर सकते। बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं तो वहां पे आप टंगस्टन का यूज करते हो, वहां पे आप है वो टंगस्टन का यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको विद्युत हीटर का बोल दे, विद्युत हीटर का वायर बनाना है, ठीक है, तो विद्युत हीटर के अंदर वो कौन लगा होता है, तो वहां पे क्रोमियम लगा होता है भी आपका। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की गणना करनी है। आपको पता है भी फॉर्मूला आता है Q बराबर IT, Q बराबर IT, ये आपके पास में फॉर्मूला आता है। तो Q बराबर I कितना आपके पास में 0.5 है, इंटू T कितना आपके पास में, समय कितना है, तो 8 मिनट है। अब इसको सेकंड में बनाना है तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा भी, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको क्या है सेकंड में समय चाहिए। तो जैसे ही आप दशमलव उठाओगे,
तो नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 8 छिक्के 48 इंटू 5, 5 8 40, 4 5 चौके 20 और 4 24, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 240 कूलाम आ जाएगा अभी। 240 कूलाम राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया है भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा होना चाहिए। देखो भी उत्तल लेंस की टोटल 6 कंडीशन है भी, उत्तल लेंस की टोटल क्या है 6 कंडीशन है। तो यहां पे मैं एक उत्तल लेंस बना लेता हूं भी, उस कंडीशन के अंदर वो सारी की सारी कंडीशन में आपको समझा दूंगा। ये आपका उत्तल लेंस है और ये क्या है मुख्य एक्स है भी, ठीक है। ये प्रकाशिक बिंदु है, ये आपका क्या हो जाएगा इसका मुख्य फोकस हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा भी। यहां पे देखो भी इनके क्या है दोनों तरफ, इनमें दोनों तरफ है वो, यहां पे इसका क्या हो जाएगा मुख्य फोकस हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक क्या है गोले का कटा हुआ भाग है भी और ये इधर वाला भी है वो एक गोले का कटा हुआ भाग है। तो इसमें क्या है 2 गोले के कटे हुए भाग है भी, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या है इसको अपन बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं 2F1, इसको बोलते हैं F2 और इसको बोलते हैं 2F2। चीजें समझ में आ गई। अब दर्पण में इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं भी, दर्पण के अंदर वो इसे वक्रता केंद्र बोला जाता है, लेकिन यहां पे आपको 2F1 बोलना पड़ेगा भी। अब देखो भी जब वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु क्या है अनंत के ऊपर है, तो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब है वो यहां पे बनेगा भी। जब वस्तु अनंत के ऊपर है, मैं यहां पे इसको 1 नंबर दे देता हूं, अगर वस्तु यहां पे है तो उसका प्रतिबिंब है वो आपका यहां पे बनेगा। अगर वस्तु है वो दूसरी कंडीशन में, वस्तु आपकी कहां पे है इसमें अनंत और 2F1 के बीच में, या फिर ये बोले भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा फोकस और 2F2 के बीच में, यानी F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। उसके बाद में जब वस्तु को F1 के ऊपर रखा जाता है, जब वस्तु को क्या है 2F1 पे रखा जाता है, जब वस्तु को 2F1 पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पे बनता है 2F2 के ऊपर ही बनता है भी। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, ठीक है। कैसा बनेगा समान साइज का बनेगा वास्तविक, और कैसा बनेगा उल्टा बनेगा भी। तो इसने क्या बोला है, इसने यही बोला भी कैसा बनाना है आपको प्रतिबिंब वास्तविक आकार का बनाना है, वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए। अब वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए तो यहां से आपको वस्तु को कहां पे रखना पड़ेगा, इसने बोला है भी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पे रखना पड़ेगा 2F1 के ऊपर रखना पड़ेगा 2F1 पे। अब जब वस्तु को आप 2F1 और F1 के बीच में रख देते हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है, तो वहां वो आपका 2F2 से परे बनता है भी, 2F2 और अनंत के बीच में बनता है भी। और जब आप वस्तु को कहां पे रख देते हो F1 के ऊपर रख देते हो, यानी फोकस बिंदु पे रख देते हो, तो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनता है भी, उसका प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनता है। और जब वस्तु को आप प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रख देते हो तो उस समय आपका प्रतिबिंब है वो जिस साइड में आपकी वस्तु रखी गई है उसी साइड में बनेगा। और कैसा बनेगा, यहां पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये चीजें समझ में आ गई। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2F1 के ऊपर है वो आपको वस्तु को रखना पड़ेगा, तभी है वो आप समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर पाओगे और 2F2 के ऊपर प्राप्त कर पाओगे भी। तो समान साइज का आपको प्राप्त करना था, 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है ये बताना है, नहीं है नहीं है ये बताना है। तो यहां पे गर्भाशय होता है, ये मादा प्रजनन अंग भी, ठीक है। अंडाशय है ये भी मादा प्रजनन अंग है। और गर्भाशय नाल है ये भी मादा प्रजनन अंग है भी, ठीक है। ये भी मादा प्रजनन अंग है और ये भी मादा प्रजनन अंग है और ये भी मादा प्रजनन अंग है। उसके बाद में शुक्रवाहिका है, ये क्या है, ये मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग भी, ये अपन बोल सकते हैं नर प्रजनन अंग का हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पे शुक्रवाहिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका है वो एक प्रकार से शुक्राणुओं को कहां पे लेके आती है भी,
शुक्राणुओं को ये मूत्र मार्ग, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में पहुंचाने का काम करता है भी। ठीक है, आपको पता है भी मूत्र मार्ग से मूत्र और शुक्राणु है वो मूत्र मार्ग के द्वारा ही बाहर निकलते हैं भी। ठीक है, पेनिस के द्वारा। तो यहां पे आपके पास में शुक्र वाहिका है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये लगभग है वो 40 सेंटीमीटर लंबी होती है भी। शुक्र वाहिका है वो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इसमें आपका एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। गर्भाशय के अंदर है ये, गर्भाशय मादा जनन अंग है भी, मादा प्रजनन अंग है। और गर्भाशय के अंदर है वो जब युग्मनज बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, एक प्रकार से जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट बनने के बाद में जो भ्रूण है वो 9 माह तक या फिर 280 दिन तक है वो माता के गर्भाशय के अंदर ही उनका पालन पोषण होता है। और माता के गर्भाशय के अंदर है वो 3 लेयर पाई जाती है भी। उसके 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो भ्रूण जुड़ा होता है वो एंडोमेट्रियम से जुड़ा होता है भी। ठीक है, और उसके वहां पे उनके चारों तरफ यानी भ्रूण के चारों तरफ है वो प्लेसेंटा भी पाया जाता है भी। और प्लेसेंटा के माध्यम से है वो अपना एक प्रकार से पोषक तत्वों ग्रहण करता है। जो भी उत्सर्जित करता है उनको प्लेसेंटा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है भी। ठीक है, तो इसमें उसके बाद में अंडाशय है वो अंडाणुओं का निर्माण करता है भी। ये अंडाणुओं का निर्माण करता है कौन? अंडाशय। ठीक है ना, तो यहां पे ये गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय नाल, ये तीनों के तीनों हैं वो मादा प्रजनन अंग के हिस्से हैं। शुक्र वाहिका है वो नर प्रजनन अंग का हिस्सा हो जाएगा भी। और शुक्र वाहिका के अंदर अगर पुरुष के अंदर है वो नसबंदी की जाती है, पुरुष के अंदर है वो नसबंदी की जाती है, तो वो शुक्र वाहिका के अंदर चीरा लगाया जाता है भी। ठीक है, चीरा लगा करके गांठ बांध दी जाती है, तो वो शुक्र वाहिका के अंदर होती है, जिसे अपन वेसक्टोमी बोलते हैं भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर है वो क्या मापता है भी। एक होता है स्पीडोमीटर, एक स्पीडोमीटर होता है भी, एक स्पीडोमीटर होता है जो क्या करता है, जो स्पीड को मापता है भी, जो स्पीड को मापता है भी। आपने देखा होगा भी आपके बाइक के अंदर 2 मीटर है, एक तो कैलकुलेट करता है भी आपकी बाइक कितने किलोमीटर चली है, और एक ये कैलकुलेट करता है भी अभी फिलहाल आपकी बाइक वो किस स्पीड से चल रही है। तो जो किस स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है या फिर 50 की स्पीड से, वो बताता है स्पीडोमीटर। ठीक है, और आपकी बाइक टोटल कितनी किलोमीटर चली हुई है तो वो बताता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या बताता है, तो ये दूरी को बताता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो उत्सर्जन कहा जाता है। क्या उत्सर्जन का मतलब होता है एक प्रकार से त्यागना, उत्सर्जन का मतलब होता है भी त्यागना। ठीक है, और गैस विनिमय, गैसों का आदान प्रदान होता है भी गैस विनिमय। श्वसन के द्वारा है वो एक प्रकार से श्वसन जब पौधा करता है तो ऑक्सीजन लेता है भी। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण करता है तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है भी। वाष्पोत्सर्जन का माध्यम क्या है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये है भी जैसे पौधा है वो एक प्रकार से पानी की अधिकता हो जाती है पौधे के अंदर, तो वो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है भी। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करता है तो वो जल रंध्रों के द्वारा है वो जल को बाहर निकाल देता है, और उसके माध्यम से ही वो क्या करता है भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालता है भी। तो जल की हानि एक प्रकार से पौधे के लिए बढ़िया भी होती है और पौधे के लिए है वो घटिया भी होती है। घटिया इसीलिए होती है भी पौधा है वो अगर ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कर देगा तो जल की हानि होगी, और जल की हानि, जल की कमी के कारण वो पौधा सूख जाएगा भी, मुरझा जाएगा। दूसरी बात यह है भी अगर पौधा जल के द्वारा है वो वाष्पोत्सर्जन नहीं करता है भी, जल का वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा तो वो अपने कीटाणुओं को, जो भी नेगेटिव कीटाणु हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाएगा भी। ठीक है, तो जिसके कारण वो पौधा मर जाएगा भी। तो यहां पे जल के रूप में हानि को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं भी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। गैसों का आदान प्रदान जैसे CO2 और O2 भी, CO2 बाहर निकलना, O2 अंदर आना, या फिर O2 अंदर आना, CO2 बाहर निकलना, तो ये सारी की सारी जो कंडीशन होती है वो गैस विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होना। और उत्सर्जन का मतलब होता है त्यागना। जिस प्रकार से
पौधे है वो अपनी पत्तियों को त्याग देते हुए, क्योंकि पौधा है वो अपना जो एक प्रकार से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी निकालते हैं, और अपनी जो रसदानी होती है उसके अंदर भी क्या है उसको पैक करके रखते हैं। उसके बाद में जो पुराने जाइलम होते हैं उसमें जो गोंद होता है, रेंजिन होता है, ठीक है, उनको पैक करके रखते हैं। और जो कुछ एक पत्तियां होती है उसमें भी क्या है अपना जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको पत्तियों के माध्यम से भी त्यागते हुए। कुछ आप देखते होंगे भी पेड़ पौधों से पत्तियां गिर जाती है, ऑटोमेटिक नीचे गिरती है, तो वो पौधे है वो खुद त्यागते भी उसको, एक प्रकार से उसमें उत्सर्जित पदार्थ होता है भी। ठीक है, आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण को पढ़ें। हम किसी जीवित जीव के ऐसे निशानों को क्या कहा जाता है? यदि कोई मर्त कीट गर्म मिट्टी में फंस जाता है, यदि कोई मर्त कीट गर्म मिट्टी में फंस जाए तो यह जल्दी अपघटित नहीं होगा, और मिट्टी अंततः कठोर हो जाएगी तथा कीट के शरीर के अंगों की छाप बनी रहेगी। उसे अपन क्या बोलेंगे? तो उसे अपन जीवाश्म बोलते हैं भी। क्या कहते हैं इसे? जीवाश्म बोलते हैं भी। किसी जीवित जीव के ऐसे निशान को जीवाश्म कहते हैं जो किसी जीव के मृत होने के बाद तलछट में दब जाने और मिट्टी के कठोर होने के बाद उनके शरीर की छाप के रूप में बने रहते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन जीवाश्म बोलते हैं भी। अगर अपन बात करते हैं सांचा की, सांचा क्या होता है? तो सांचा एक प्रकार से छापा होता है भी, एक प्रकार से ये बोल सकते भी, खांच बोल सकते हो, या फिर एक प्रकार से छापा बोल सकते हो भी, जो किसी वस्तु की बाहरी आकृति को दर्शाता है भी। जैसे एक प्रकार से भट्टे होते हैं, जो ईंट के भट्टे होते हैं, उसमें जो ईंट निकालने का एक सांचा होता है भी, वो एक प्रकार से क्या है, बाहरी आकृति को दर्शाता है भी। ठीक है, उसी प्रकार से आप सांचे की जो तुलना है वो जीवाश्म से नहीं कर सकते भी। ठीक है, सांचा और जीवाश्म आपस में जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन जीवाश्म पूरे अवशेष को संदर्भित करता है भी। जीवाश्म है वो पूरे अवशेष को संदर्भित करता है। अवशेष क्या है? तो अवशेष एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, किसी भी बची हुई चीज के संदर्भ को दर्शाता है भी। अवशेष है वो कोई भी बची हुई चीज है उसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे अपन बोल सकते भी हड्डी का टुकड़ा हो गया, ठीक है, टांग का टुकड़ा हो गया, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया अभी, अवशेष हो जाएंगे, उसके भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में पूरा अवशेष क्या है? पूरा अवशेष एक प्रकार से प्राचीन वस्तुएं होती है जो मानव या फिर उसके द्वारा बनाई गई होती है, न कि प्राकृतिक जीव होते भी। पूरा अवशेष है वो एक प्रकार से कृत्रिम होता है जो कि मानव के द्वारा बनाई गई होती है, लेकिन जीवाश्म है वो यहां पे क्या है, एकदम सही है, परफेक्ट है, तो आपका राइट आंसर होगा जीवाश्म। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी के कारण ठंडा होता है। गर्मियों के अंदर है वो मिट्टी के बर्तन में रखा, यानी जो घड़े होते हैं, घड़ों के अंदर रखा हुआ पानी है वो किस कारण, किसकी वजह से है वो ठंडा होता है? संघनन। संघनन क्या होता है? तो संघनन होता है भी जब आप वाष्प से जल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जब आप वाष्प से जल में कन्वर्ट करते हैं तो उससे अपन क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। वाष्प से डायरेक्ट जल में चेंज होना संघनन कहलाता है। ठीक है, और जल से वापस गैस बनना, या वाष्प नहीं, यहां पे गैस लिख दो भी, गैस से जल में कन्वर्ट होना, गैस से जल में कन्वर्ट होना, या फिर द्रव में, गैस से द्रव में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। उसके बाद में एक होता है वाष्पन और एक होता है वाष्पोत्सर्जन, दोनों अलग अलग है। रूपांतरण का मतलब होता है चेंज होना, बदलना। देखो भी, वाष्पन का एक प्रकार से ये होता है वाष्पीकरण। ये क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण। और वाष्पोत्सर्जन हमेशा सजीव के अंदर होगा भी। वाष्पोत्सर्जन है वो हमेशा सजीव के अंदर होता है, और वाष्पीकरण है ये निर्जीव के अंदर होता है भी, ये निर्जीव के अंदर होता है। तो वाष्पन बोल दो या फिर वाष्पीकरण बोल दो, एक ही बात है। तो ये यहां पे घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है? वाष्पीकरण होता है भी। वाष्पीकरण के द्वारा है वो क्या होता है? ठंडा होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे होते हैं, सजीवों के अंदर जो भी क्रिया होगी वो आपकी वाष्पोत्सर्जन होगी भी। ठीक है, तो
तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सी है। सबसे तन्य धातु है आपकी एयू। एयू यानी सोना। सोना है वो सबसे तन्य धातु है। उसके बाद में आपकी चांदी हो जाएगी भी, उसके बाद में आपकी चांदी। तो सबसे ज्यादा सोना है। तन्य का मतलब होता है भी आप सोने के 1 ग्राम सोने से आप है वो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं भी, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। एक आपका होता है आघातवर्धनीयता, जो आप पतली प्लेट के रूप में है वो उसको खींच सकते हैं, वो भी सबसे ज्यादा है वो आपका सोने के अंदर ही होता है भी। एयू ओरम सोना होता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। लार में एंजाइम पाया जाता है भी। लार के अंदर है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है भी? तो लार के अंदर है वो एक प्रकार से अपन लाइपेज की अगर मैं बात करूं तो लाइपेज है वो आपका अमाशय में पाया जाता है भी। अमाशय के अंदर है वो लाइपेज पाया जाता है, और लाइपेज है वो वसा का संचय करता है, वसा का एक प्रकार से ये बोल सकते हैं वसा का पाचन करता है भी। ये वसा का पाचन करता है, ठीक है। अमाशय के अंदर पाया जाता है और छोटी आंत में भी लाइपेज पाया जाता है। इसके बाद में प्रोटीएज है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करेगा, और ये पेट के अंदर पाया जाता है भी, पेट में पाया जाता है, ठीक है। और वैसे प्रोटीन का पाचन है वो पेप्सिन करता है भी। प्रोटीन का पाचन है वो पेप्सिन करता है, और पेप्सिन है वो आपका अमाशय के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में लिगेज हार्मोन है, लिगेज जो एक प्रकार से एंजाइम है, ये किसका पाचन करता है? तो ये आपका एक प्रकार से डीएनए और आरएनए को डीएनए और आरएनए जैसे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको जोड़ने वाला एंजाइम है भी। डीएनए और आरएनए को जोड़ने का कार्य करता है भी ये, ठीक है। एमाइलेज है या फिर एमाइलेज लाइसोजाइम एंजाइम, ये आपका लार के अंदर पाया जाता है भी। एमाइलेज या फिर लाइसोजाइम एंजाइम, या फिर इसे टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन, ठीक है। ये जो एंजाइम है वो किस में पाए जाते हैं? तो ये आपके एंजाइम लार में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये आपका स्टार्च को माल्टोज के अंदर है वो बदलने का कार्य करते हैं। यानी एमाइलेज या फिर इसे टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, और ये लार में पाया जाता है, और ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज करने का कार्य करते हैं भी। स्टार्च को माल्टोज के अंदर, या फिर माल्टोज को अपन ये भी बोल सकते हैं भी शर्करा, ठीक है, शर्करा में तोड़ने का कार्य करते हैं भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोई ऊंचाई है उसके ऊपर, आपको पता है भी काइनेटिक एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? तो mgh होता है भी, mgh। अब स्थितिज ऊर्जा कब आएगी? जब आप क्या है ऊंचाई के अंदर, यानी सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट बात यह है भी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हाइट के ऊपर निर्भर करती है, ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी स्थितिज ऊर्जा है वो उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है भी आप कार्य कर रहे हैं किसके विरुद्ध? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं भी आप, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे घूर्णी स्थितिज ऊर्जा होगी क्या? नहीं भी। ऊर्ध्वाधर भी नहीं होगी, प्रत्यास्थ भी नहीं होगा, तो वो होती है आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में आपने जो हाइट पे गए हैं, आप हाइट पे कोई वस्तु को रखा है या फिर आप खुद गए हैं, तो इसका मतलब आपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया है। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो ऊंचाई, कोई भी ऊंचाई के ऊपर है वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते भी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। और स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी हाइट के ऊपर, h ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन।
तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।